Good afternoon, students. Now we will begin with the science 2. We have done the evidence of evolution. 6 evidence we have discussed. अब आगे आ जाते हैं. The next one is, the next topic is Darwin's theory of natural selection. As you have heard number of times, you have heard about Charles Darwin, कि उनकी theory है नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, जो बहुत फेमस सेंटेंस है उनका कि फिटेस्ट विल सर्वाइव, है ना. लेकिन और भी है काफ़ी, बहुत सारी चीज़ें. उन्होंने एक बुक लिखी थी. ही हैव रिटन अ बुक, द नेम इज़ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. की इतनी ज़्यादा जो स्पीसीज बनी हैं, इतनी ज़्यादा जो वैराइटीज़ जो हैं, चाहे वो एनिमल्स में हो, प्लांट्स में हो या ह्यूमन बीइंग में हो, वो कैसे आए, कैसे कैसे इतनी सारी वैराइटीज़ बनी. तो काफ़ी कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, मगर आपको इसको रीड भी कर सकते हैं हम लोग. लेकिन मेन मैं बताऊँ, उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन क्या किया है. उनकी जो थ्योरी है वो 2 पॉइंट पे बेस्ड है. फिर क्योंकि और भी लामार्किज्म करके भी एक और साइंटिस्ट है, उन्होंने भी कुछ बताया है. तो अगर हम इनका मेन कॉन्सेप्ट देखें, पहले वो देख लेते हैं. तो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि चार्ल्स डार्विन ने ये बताया कि जब एनिमल्स क्या होते हैं, वो एनिमल हो, प्लांट हो, जो भी हो, वो कॉम्पीट करते हैं विद ईच अदर, कि उस नेचर में उनको रहना है. दे वांट टू सर्वाइव ओवर देयर. तो सर्वाइवल के लिए वो फाइट करते हैं. और ये सर्वाइवल, लाइफ थ्रेटनिंग सर्वाइवल, कि मतलब उसमें जो जीत गया वही जिएगा, दूसरा मर जाएगा, ख़त्म. ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग होनी चाहिए. सिंपल सा नहीं कि ठीक है. तो ऐसी कंपटीशन होती है ऑर्गेनिज्म के बीच में, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके बीच में, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल, हर एक के बीच में. बेसिक कॉन्सेप्ट उनका ये था कि कंपटीशन होती है दोनों के बीच में, कि कौन सर्वाइव करेगा, है ना. जैसे आप देख सकते हो प्लांट्स में भी ग्रो करते हैं, तो कुछ प्लांट्स बहुत ज़्यादा ग्रो करते हो सनलाइट लेने के लिए, और ऊपर और ऊपर. एनिमल्स में भी ऐसे, तो ह्यूमन बीइंग में भी ऐसे ही आज भी देख सकते हो और बहुत पहले भी देख सकते हो. तो मेन उन्होंने रीज़न यही बताया था कि सर्वाइवल के लिए वो कंपटीशन करते एक दूसरे के साथ, लेकिन वो कंपटीशन होती है लाइफ थ्रेटनिंग मैनर में. जो बचेगा वो जिएगा, जो फिट नहीं है वो गया. लेकिन उन्होंने दूसरा एक और कॉन्सेप्ट भी बताया था. यहाँ पर सब लोग बस यही डिस्कस करते हैं. सेकंड वन भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ. उन्होंने ये भी बताया कि ठीक है, वो तो एक दूसरे के से कॉम्पीट करेंगे सर्वाइवल के लिए, लेकिन एक दूसरा भी है, वो ये है कि नेचर भी सेलेक्ट करती है कि कौन फिट सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा, है ना. जैसे मैं एग्जांपल आपको बताऊं कि 2 स्पीसीज़ हैं किसी एनिमल की, है ना. दोनों फूड के लिए फ़ाइट कर रहे हैं कि ये फूड है, जो वो खाते थे वो अवेलेबल नहीं है, कुछ और फूड है, वो उसके लिए फ़ाइट हो रही है दोनों के बीच में. तो समझो एक ने ज़्यादा पावर लगा के सामने वाले को डैमेज कर दिया, और वो जो फूड अवेलेबल था उसने खा लिया. तो ये भी होना चाहिए कि वो फूड उसके लिए सूटेबल भी होना चाहिए. वो उसने कंज्यूम कर लिया, नेक्स्ट टाइम फिर वही अवेलेबल है, वो कंज्यूम कर रहा है, लेकिन वो उसको सूट नहीं किया और उसकी डेथ हो गई. ऐसा भी कई बार होता है. मैं और बेटर एग्जांपल भी दूंगा इसका. रिसेंटली भी हम देख सकते हैं बॉडी बिल्डिंग में भी ऐसे ही रहता है. बहुत जन बहुत ज़्यादा अच्छी बॉडी बनाने के लिए बहुत स्टीरॉयड के इंजेक्शंस, ये सब जो बहुत क्विक रिस्पॉन्स देते हैं, तो आपकी मसल्स वगैरह बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी, लेकिन वो हर किसी को सूट नहीं करता है. तो चीज़ तो अवेलेबल है कि वो आप सबसे बेटर बन जाओगे, आप इजीली सर्वाइव कर सकते हो जो भी आपकी फील्ड है, लेकिन उसमें उनकी डेथ भी हो जाती है कई बार. तो ऐसा ही होता है. तो आप ये मत सोचो कि एक पर्सन अगर बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा है, फिट है, वो तो सर्वाइव कर लेगा. नहीं, नेचर भी सेलेक्ट करती है किसको किसको सूट करेगा, किसको नहीं. यही डार्विन ने बताया था, और इनका यही 2 पॉइंट की वजह से इनका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल हुआ, जबकि बाकी साइंटिस्ट का रिजेक्ट हो गया. तो और भी इन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें बताई. तो बोलते यही है कि नेचुरल सिलेक्शन होता है. हम भी सेलेक्ट करते हैं, लेकिन नेचर भी सेलेक्ट करती है कि जो फिट है कौन सर्वाइव करेगा, कौन नहीं करेगा. सूट होनी चाहिए वो चीज़ें. तो यही उन्होंने पूरा यहाँ पर मेंशन किया है. बोलते ऐसे ऐसे हमारी ग्रोथ हुई, हमने चेंजेस लेकर आए अपने अंदर. तो मेन यही था. अब इन्होंने जो जितना ये सब बताया, और इन्होंने ये भी बताया कि ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है. ऐसे कुछ बहुत क्विकली नहीं होता है, अब्रप्ट चेंजेस नहीं होते हैं, स्लो चेंजेस होते हैं. फिर कुछ ऑब्जेक्शंस भी आए इनकी थ्योरी पे. जैसे कि फर्स्ट ऑब्जेक्शन कुछ लोगों ने किया कि नेचुरल सिलेक्शन इज़ नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन. कुछ लोगों ने बोला नहीं, सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है. अब क्या पता उनके पास और क्या रीज़न होंगे, लेकिन मेन तो यही होता है, नेचुरल सिलेक्शन ही होता है. हम सिलेक्ट करेंगे या नेचर सेलेक्ट करेगी. जब ये दोनों मैच हो जाएंगे तभी कोई पर्टिकुलर जो स्पीसीज है वो सर्वाइव करती है, अदरवाइज़ नहीं. तो डार्विन डिड नॉट, फिर नेक्स्ट वन जो दिया है वो है डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूज़लेस मॉडिफिकेशन. बोलते हैं डार्विन ने ये भी नहीं बताया कि जो कुछ
ये जो चेंजेस आए एनिमल्स के अंदर है ना, उन्होंने ये भी बताया था कि चेंजेस आते हैं जैसे इन्वायरमेंट के लिए हमारी ज़रूरी है कि वेज अवेलेबल नहीं है तो नॉन वेज खाएंगे, नॉन वेज अवेलेबल नहीं है तो वेज खाएंगे। प्लांट्स को अगर जैसे देखा होगा ना, कैक्टस के अंदर भी कितने चेंजेस आ जाते हैं, जो उसके जो लीफ है वो उसके थॉर्न्स में, कांटों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसा डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आते रहते हैं। तो बोलते हैं, उन्होंने ये नहीं एक्सप्लेन किया कि कौन से यूज़फुल चेंजेस थे और कौन से यूज़लेस चेंजेस थे, कि जिनकी ज़रूरत नहीं थी फिर भी वो चेंजेस आ गए। और ये भी उन्होंने पता नहीं किस बेस पे बोला, क्योंकि मॉडिफिकेशन तो वही होंगे जो यूज़फुल होंगे। यूज़लेस चेंजेस क्यों करेगा कोई, और क्यों नेचर में यूज़लेस चेंजेस होंगे? फालतू में कुछ भी नहीं आता है। जो हमारे लिए यूज़फुल है वही चेंजेस होते हैं। जैसे आजकल लोग दिमाग बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उनका दिमाग बहुत अच्छे से काम करेगा, लेकिन उनकी बॉडी उतनी ज़्यादा नहीं है ना। इसलिए बोलते हैं पहलवान का दिमाग मोटा होता है, क्योंकि जो ज़्यादा बॉडी बनाते हैं बहुत ज़्यादा उसी पे फोकस किया जा रहा है अगर, तो उनका दिमाग कम रहेगा। दिमाग उतना लेवल पर हाई नहीं होगा जितना और किसी पर्सन का हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें काम करती हैं। तो जो चेंजेस होते हैं वो तो यूज़फुली चेंजेस होते हैं, यूज़लेस चेंजेस कुछ भी नहीं होते हैं। पर फिर भी उनके भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू होंगे जितना शायद हम अभी तक नहीं सोच पा रहे हैं। तो ऐसे कुछ लोग ने ऑब्जेक्शन लिए थे। तो देयर इज़, और फिर उन्होंने थर्ड ऑब्जेक्शन ये था कि देयर इज़ नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस एंड एब्रप्ट चेंजेस। बोलते हैं उन्होंने ये भी नहीं एक्सप्लेन किया कि स्लो चेंजेस है कि कौन से एब्रप्ट चेंजेस हुए। तो देखो भाई, होते तो गाय का काम तो शैतान का ही है, स्लो चेंजेस ही होते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट चेंजेस नहीं होते। इतना हमने भी देखा है कि धीरे धीरे चेंजेस हुए हैं। मंकी से हमें ह्यूमन बनने में भी 7 करोड़ साल लग गए, और आगे पता नहीं कितने साल लगेंगे एक तो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनने के लिए। भी लुक वाइज तो आ गए हैं, माइंड लेवल पे अभी तक भी नहीं बने, जानवर जैसे हरकतें करते हैं। तो देयर इज़ नो एक्सप्लेनेशन। उन्होंने बोलते ये एक्सप्लेनेशन नहीं दिए कि कौन से चेंजेस स्लो में हुए और कौन से एब्रप्ट हुए, बहुत क्विकली हो गए। तो क्विकली तो कुछ भी नहीं हुआ। क्विकली जहाँ तक मुझे याद है एक ही हुआ है कि जो डायनासोर्स थे वो बहुत नुकसान पहुँचा रहे थे पूरा नेचर को, किसी को जीने नहीं दे रहे थे, सबको खाए जा रहे थे चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो। तब वो एस्ट्रॉयड गिरा था और वो डिस्ट्रॉय हो गए थे। यही एक एब्रप्ट चेंजेस हुआ था कि एक ही झटके में सब साफ। बाकी तो स्लो चेंजेस ही हैं। पर बोलते हैं उन्होंने ये ज़्यादा डीपली बताया नहीं, लेकिन उनकी ये लाइन एकदम परफेक्ट, एकदम हर किसी को मालूम है कि फिटेस्ट विल सर्वाइव। लेकिन ये बहुत जन को मालूम नहीं है कि आप फिट तो हो लो आप, लेकिन नेचर भी सिलेक्ट करेगी कि आप सर्वाइवल के लायक हो कि नहीं हो। थोड़ा सा ये लगता है डिफरेंट, लेकिन ये दोनों चीज़ें उन्होंने बताई हैं और यहाँ पे दी भी हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन। तो डार्विन की थियरी इतने में आप अच्छे से समझ लो। उन्होंने बताया स्लो चेंजेस होते हैं, लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ जाती है तब जाके वो सर्वाइव करता है और वो फिट हो जाते हैं। लेकिन नेचर का भी अपना एक रोल होता है ना, वरना तो फिट ही थे डायनासोर्स भी, लेकिन नेचर ने क्या किया, उड़ा दिया सबको। तो होता है, नेचुरल सिलेक्शन भी है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है यहाँ पे, यही है वो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, बायोलॉजिस्ट थे ये। तो इन्होंने यही थियरी बताई थी और यही इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया। मैं रीड कर देता हूँ इनका इंट्रोडक्शन। द इंग्लिश बायोलॉजिस्ट proposed a theory of evolution. He shows that all the species of the living organism have been gradually evolved over the period of thousands of years from the common ancestor. हाँ, यहाँ पर इन्होंने भी यही बताया कि जो भी इतनी सारी वैराइटीज़ अगर आपको देखने को मिलती हैं, फॉर एग्जांपल अगर मंकीज़ में देख लो, बहुत सारी वैरायटी है मंकी की, होगी एक ही शक्ल के नहीं होते, बहुत अलग अलग टाइप के मंकीज़ हैं, उनके अंदर भी बहुत सारी वैरायटी है। तो बोलते वो जो वैराइटीज़ हैं वो स्लो वो सारी वैराइटीज़ आई हैं, लेकिन वो आई किसी एक ही एंसेस्टर से। जैसे ह्यूमन बीइंग में भी देख लो ना, कितने इंडिया में ही देख लो, कितने डिफरेंट टाइप के लोग आपको मिलेंगे। एक इंडियन लुक दिखता है उनके अंदर, लेकिन एक मारवाड़ी लुक भी दिखेगा जो राजस्थान के हैं, एक गुजराती लुक भी दिखेगा जो गुजरात के हैं। उनके फेस स्ट्रक्चर, बॉडी से भी उनका काफ़ी हद तक आप जान सकते हो। थोड़ा सा अगर आप बारीकी से देखते हो, थोड़ा सा ही आप एकदम ईजिली उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि लैंग्वेज से तो पता ही चल जाएगा, पर लुक वाइज भी बोलते आते एक ही एंसेस्टर से है ना, इंडियंस ही हैं कहीं ना कहीं से, शुरुआत तो वैसे ही हुई है। तो बोलते आते एक ही एंसेस्टर से हैं, लेकिन आगे फिर वो एक अलग अलग प्लेस में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत अलग अलग चेंजेस आते हैं। बिल्कुल सही है, पुरानी मूवीज़ तो ऐसे ही होती थी जो हीरो का फादर होता था उसके 4-5 बच्चे होंगे, फिर एक कहीं और चला गया, एक कहीं और चला गया, एक कहीं और चला गया, एक गलत लोगों में चला गया वो कुछ और बन गया, जो अच्छे लोगों में चला गया वो कुछ और बन गया। तो ऐसा अलग अलग चेंजेस आ जाते हैं। तो यही चार्ल्स डार्विन ने भी यही बताया कि आए कॉमन एंसेस्टर से हैं, लेकिन अलग अलग पीरियड की वजह से, अलग अलग इन्वायरमेंट की वजह से काफ़ी चेंजेस आए। और जैसे जैसा उन्होंने भी सर्वाइव करने के लिए जो भी चेंजेस अपने मॉडिफिकेशन लेकर आए अपने अंदर, तो ये उन्होंने बताया ओके कि एंसेस्टर अलग अलग नहीं है, एंसेस्टर कॉमन ही है। जैसे इंडियन में भी हमको यही बोला जाता है हम ऋषियों के कुल से आए हैं,
है ना। रामदेव बाबा की बातें सुनो पूरी, और ऐसे भी डीप हिस्ट्री भी पढ़ो अपनी। तो यस, जो चले आ रहे हैं, ऋषियों के कुल से चले आ रहे हैं हम लोग, उन्हीं के हैं। फिर अलग अलग प्लेस में रहने लगे तो अलग अलग चेंजेस आ गए। तो ये उन्होंने मेन यहाँ पर बताया था कि आए कॉमन एंसेस्टर से हैं, लेकिन इन्वायरमेंट की वजह से हमारे अंदर अलग अलग चेंजेस आ गए, जिसने जैसा एडजस्ट कर लिए नेचुरल सिलेक्शन। और ही प्रपोज दैट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एवोल्यूशन। तो नेचुरल सिलेक्शन के जो रूल्स हैं वही हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन का रूल यही है, फिटेस्ट विल सर्वाइव, और नेचर भी किसको अलाउड करिए। फिट भी मतलब सिर्फ यही नहीं कि बॉडी के लेवल पे फिट, माइंड के लेवल पे फिट, काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं, है ना। कुछ एनिमल्स का ब्रेन काफ़ी अच्छे से डेवलप है, जैसे आप देखोगे तो डॉग का भी, मंकी का, इन दोनों मतलब काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एनिमल। तो वो नेचुरल सिलेक्शन है। अब आ जाते हैं लामार्किज्म के बारे में। ये जो साइंटिस्ट थे लामार्क, इन्होंने जो बताया था, एक्सप्लेन किया था, उसके बारे में है। इनका थ्योरी को काफ़ी हद तक रिजेक्ट कर दिया गया। इन्होंने भी काफ़ी हद तक सही बताया था, थोड़ा सा मिस कर गए। तो क्या इन्होंने मेंशन किया था, इनका मेन क्या था, इनके फ़ोटो के नीचे देखो यहाँ पर दिया हुआ है, और फिर हम यहाँ से भी रीड कर लेंगे। वो एग्जांपल्स दिए उन्होंने बहुत सारे। उनका मेन ये था कि लामार्क प्रपोज दैट द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एवोल्यूशन। बोलते हैं हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, ह्यूमन बींग हो, जो एक्टिविटी जो वो काम कर रहे हैं वही रिस्पॉन्सिबल है उनके एवोल्यूशन के। कोई दिमाग का काम करेगा तो उसका दिमाग अच्छे से डेवलप हो जाएगा, कोई बॉडी का काम ज़्यादा करेगा उसकी बॉडी अच्छे से डेवलप हो जाएगी, है ना। जो जिस चीज़ पे मतलब उसकी एक्टिविटीज़ पे डिपेंड है, वो किस तरह के काम कर रहा है। उन्होंने एग्जांपल भी दिए यहाँ पे, आयरन स्मिथ का हो गया, जैसे कि एक लोहार जो है वो बहुत ही, अगर वैसा काम कर रहा है, लोहे के कांटेक्ट में है और वैसे ठोकते हैं ना वो लोग, काफ़ी हैमरिंग यूज़ करते हैं, तो उनकी बॉडी, शोल्डर, हाथ उनके बहुत कड़क हो जाते हैं। तो वो बोलते हैं यस, और ये सही भी है कि जैसे आप एक्टिविटीज़ करोगे वैसे हो जाओगे। अब हमेशा एकदम गद्दे में ही बैठे रहोगे, कोई काम नहीं करना, तो आपके हाथ बड़े नाजुक हो जाएंगे। पर वो डिपेंड है माँ बाप के ऊपर भी डिपेंड होता है। वो एकदम गरीब थे और आप सडनली पैदा हुए, बाद में वो रिच हो गए, और फिर आप पैदा हुए, तो आप इतनी जल्दी इतने सॉफ्ट नहीं होंगे, आपका बॉडी स्ट्रक्चर तो उनसे मैच करेगा, धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। बस यही वो स्लो चेंजेस बताना भूल गए उन्होंने, ये नहीं यहाँ पर पॉइंट लिया, जिसकी वजह से काफ़ी रिजेक्ट कर दिया गया उनकी थ्योरी को। लेकिन उनका मेन फोकस इसी चीज़ पे था। ओके, मेक इट वेरी वेरी क्लियर। लामार्क का मेन थ्योरी जो थी वो यही थी। उन्होंने बताया कि हमारी एक्टिविटीज़ ही डिसाइड करती है हमारा एवोल्यूशन, हमारे अंदर क्या चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से प्लांट हर एक के अंदर अपना अपना चेंजेस आता है। सबका अपना अपना एक लाइफ पीरियड है ना, आपको पता होगा एनिमल कम लाइफ जीते हैं, प्लांट बहुत ज़्यादा जीते हैं, हम भी थोड़ा सा ज़्यादा जीते हैं एनिमल्स के कंपैरिजन में। ये सब बताया। अब इनका यहाँ पे इन्होंने क्या क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। ओके, तो थ्योरी क्लियर कर लो एक्टिविटीज़ कि जो एक्टिविटीज़ करेंगे वैसा होगा। अब एक्टिविटीज़ में उन्होंने दो बताया यहाँ पर, बहुत ही अच्छा उन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे। स्टूडेंट्स तुम्हारे लिए तो बहुत ही यूज़फुल है। उन्होंने बोला जो ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजेस आए हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, जो हमारे अंदर इतना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ, हमारा एवोल्यूशन हुआ, वो बोलता है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड है। वो है एक्टिविटीज़ या लेजीनेस। आप कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आप ज़्यादा आलसी रहोगे तो कुछ अलग चेंजेस आ जाएंगे आपकी बॉडी के अंदर, आप एक्टिव रहोगे तो अलग चेंजेस आ जाएंगे, है ना। हम देख सकते हैं जो एकदम पर्सन एकदम स्ट्रेट खड़ा है, एकदम अच्छे से बात कर रहा है एकदम, तो एक्टिव है। और लेज़ी जो होगा उसके शोल्डर नीचे की तरफ झुके हैं, उसकी जो कमर है वो भी बैंड हो जाती है, और लेज़ी लोग रहते हैं, हर चीज़ के लिए नहीं करते रहेंगे। तो इन्होंने भी अच्छा बहुत बताया था यहाँ पर ये। और इसको इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था प्रिंसिपल ऑफ, उन्होंने देखो चार्ल्स डार्विन ने बोला था प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और इन्होंने बोला था प्रिंसिपल यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन। मतलब जिस ऑर्गन का आप यूज़ करोगे वो डेवलप होगा, जिस ऑर्गन का यूज़ नहीं करोगे वो डिसयूज़ हो जाएगा। देखो गलत नहीं कहा उन्होंने, बिल्कुल सही कहा है। आप जिस चीज़ का अच्छे से यूज़ करोगे वो अच्छे से डेवलप होगा, लेकिन उसकी डाइट वगैरह भी बरोबर दो उसको, डाइट और एक्सरसाइज भी उसकी। लेकिन हाँ ये है जो आप यूज़ करोगे अच्छा हो। तो अब आगे देखते हैं, मेन उनका यही था यूज़ और डिसयूज़। फर्दर आगे उन्होंने यही बताया है। फिर उन्होंने एग्जांपल दिया, देखो यहाँ पे जिराफ का देख सकते हैं, है ना, कि जिराफ का धीरे धीरे उसकी गर्दन इतनी लंबी हो गई। ये मुझे भी मालूम है इसका, बहुत जन नेट पे मजाक भी बनाते, बोलते ऐसा थोड़े होता है जिराफ का गर्दन लंबा हो गया, पहले से लंबा था बोलते हैं बोलते अगर ऐसा था तो बकरी के क्यों नहीं हो गए। अरे जिन एनिमल्स देखो, एनिमल्स की हाइट कॉमन लगभग है, जिराफ की इतनी हाइट है, बाकी लगभग सबकी मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो भी ये ग्रास और ये सब लीव्स पे जो जिंदा रहते हैं, जो खाते हैं, तो उनकी इतनी क्वांटिटी तो वो नीचे नीचे की तो खा ही जाएंगे ना। जो नीचे नीचे का ग्रास होगा, जो नीचे नीचे की पत्तियाँ रहेंगी झाड़ की, जो लीव्स होंगे, उनको तो वो खा ही जाएंगे। तो फिर बचेंगे क्या, ऊपर ऊपर के बचेंगे। तो ऊपर का जिराफ ट्राई करता था,
टांगे उन्होंने वो ज़्यादा फोर्स जो अपनी गर्दन पे ज़्यादा अप्लाई किया कि ऊपर ऊपर के ट्राई करना है। हाँ, पैर भी ऊपर किए होंगे, आज भी करते हैं, देखोगे तुम, जिसका नहीं पहुंच रहा वैसे ही करेगा। तो ऐसे ट्राई करते हैं और ये स्लो चेंजेस है, ये लाखों साल हज़ारों साल लगते हैं तब जाके होता है। आज भी आप देख सकते हो झाड़ पे नीचे नीचे आम आपको दिखेंगे ही नहीं, ऐसा थोड़े लगते नहीं है, लगते हैं लेकिन कुछ लोग तोड़ देते हैं फटाफट, पहले ही ख़त्म। उधर तो कोई भी तोड़ लेके एकदम जो टॉप में होगा वो कौन तोड़ेगा, जो ऊपर चढ़ सकता है या जो नीचे से निशाना लगा सकता है वही, मतलब प्रोबेबिलिटी जो है, संभावना जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो यही होता है, तो यही रीज़न है। ओके, नेट में सोच समझ के इन्फॉर्मेशन कुछ भी बोलते रहते हैं, याद रखो स्लो प्रोसेस यही है। तो उन्होंने जिराफ का एग्जांपल दिया था कि भाई उसने वो अपना गर्दन को ज़्यादा यूज़ किया, इसलिए उसकी गर्दन लंबी हो गई, और ऑब्वियसली वो करेगी क्योंकि ऊपर ऊपर के पत्ते ही अच्छे बचे हुए थे, बाकी नीचे के खाए जाते थे दूसरे जानवर, लेकिन इसने अपने अंदर चेंजेस लाया तो फिर ऊपर ऊपर के खाते हैं एकदम, जहाँ पे कोई टच नहीं कर सकता। ओके, तो एकदम राइट है ये, धीरे धीरे ही उनकी ग्रोथ हुई है। ये मेरा भी ह्यूमन एवोल्यूशन का अच्छे से देख लिया होगा, आई होप तुम लोग ने, उसमें दिया है मैंने कि कैसे 4 पाँव वाले थे, लेकिन जिसने जो चेंजेस लेकर आए वो आ गए। फिर और उन्होंने क्या क्या एग्जांपल दिए, यहाँ पे बर्ड्स का भी दिया है, जैसे स्वान और डक है, पानी के अंदर है। फिर तो स्विमिंग के लिए उनके पाँव जो थे वो यूज़ होने लगे अच्छे से, है ना, स्नेक के। और स्नेक हैव लॉस्ट देयर लेग्स, और स्नेक के जो हैं पाँव नहीं, क्योंकि वैसे ही मूव करता है, तो एक्टिविटीज़ पे डिपेंड है। बहुत सही बताया उन्होंने, एकदम परफेक्ट। तो ऑल दीज एग्जाम्पल आर टाइप ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इसको बोलते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर, जिसने जो चेंजेस लाने की कोशिश की वो। फिर एक और इन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, वो ऑस्ट्रिच का। बोलते हैं ऑस्ट्रिच जो है वो उड़ नहीं पाता है, क्योंकि उसने खाने पे ज़्यादा ध्यान दिया, पंख उड़ने पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है ना। मुर्गी के भी देखो पंख हैं, यू कैन सी दैट हैन हैज़ विंग्स बट दे कांट फ्लाई, है ना, हल्का सा उड़ पाते, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उन्होंने खाने पे ज़्यादा ध्यान दिया और विंग्स का ज़्यादा यूज़ नहीं किया। अगर वो विंग्स का यूज़ करते रहते तो वो उड़ते रहते अच्छे से, और थोड़ा वेट कम होता, क्योंकि उड़ने के लिए वेट कम चाहिए। तो ये रीज़न था, एकदम सही बताया उन्होंने कि जो जिस चीज़ पे फोकस करेगा, और यही होता है, हम लोग भी मेडिटेशन करते हैं, साफ साफ उसमें क्लियर यही बताया जाता है, आप जिस चीज़ पे ध्यान लगाओगे, फोकस करोगे, उसी चीज़ का ग्रोथ होगा। दिमाग पे फोकस करोगे, ग्रोथ होगा। गौतम बुद्ध का सेम वैसे हुआ था, उनको जानना था पूरा रियलिटी क्या है, तो उन्होंने बैठ गए मेडिटेशन करने, बॉडी की हालत ख़राब हो गई थी उनकी, लेकिन दिमाग उन्होंने एकदम सुपर डेवलप कर ही लिया, और वो जान लिया जो कोई नहीं जान पाता था। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो लामार्किज्म का कॉन्सेप्ट इतना क्लियर कर लो, वो यही बोलते थे कि एक्टिविटीज़ ही डिसाइड करती है हमारी एवोल्यूशन। जिस ऑर्गन को आप यूज़ करोगे वो उसके अंदर चेंजेस आएंगे, और आपके अंदर एवोल्यूशन आना स्टार्ट हो जाएगा, डेवलपमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा आपके अंदर। और जिस ऑर्गन को आप यूज़ नहीं करोगे, यूज़लेस हो जाएगा वो, तो वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा, है ना। मंकीज़ का भी ऐसे एग्जांपल है, हमारी पूंछ ऐसे गायब हुई क्योंकि जो मंकी झाड़ से उतर गए तो धीरे धीरे पूंछ का यूज़ ख़त्म हो गया। ओके, लेकिन नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं, वरना क्यों उतरेंगे। झाड़ पे अगर खाने को मिला तो ज़रूरी नीचे उतरना है। जब झाड़ पे नहीं मिलेगा कुछ, देयर इज़ नथिंग ऑन दी ट्रीज़, तो फिर उन्हें नीचे उतरना ही पड़ेगा। तो ये होता कैसे है, नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से ज़्यादातर ऐसा होता है ना। अभी भी देखो कितना जॉब्स चली गई, खाने पीने के कितने प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो भी जिनके पास नहीं है अगर ज़्यादा पैसा, तो के लिए तो बहुत प्रॉब्लम है। फटाफट यहाँ से छोड़ के गाँव चले गए, वो जाना ही पड़ता है। आपका नेचुरल डिज़ास्टर कुछ आ गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं हम। तो जिराफ का एग्जांपल उन्होंने दिया था, बस यही, जो जिराफ के ठीक नीचे उनका लिखा है कि उन्होंने ये जो बताया एक्टिविटी, बहुत जन ने इसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो ये भी बता रहे थे कि जो चेंजेस अगर आ गए एक जनरेशन के अंदर, जैसे कि जिराफ की गर्दन लंबी हो गई, तो नेक्स्ट जो जिराफ उनकी पैदा होगी उसकी भी गर्दन क्या होगी, लंबी होगी। ऑब्वियसली राइट ही बोला उन्होंने, लेकिन ये क्विक चेंजेस नहीं होता है, इतनी जल्दी नहीं होगा, है ना। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो ये एकदम 100% नहीं कि आपका बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट ही हो जाएगा। बीच में ही बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं कि वो पैदा होने पे उस टाइम पे कैसा, मतलब है कुछ प्लानिंग रहती है। इसलिए अपने गर्भ संस्कार होता है कि अच्छी अच्छी बातें सुनो, अच्छी अच्छी बातें, क्योंकि एक नेचर काम करती है बीच में। सिर्फ आपके हो जाने से ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत इंटेलिजेंट है तो आपका बच्चा भी है। चांसेस हैं कि आप इंटेलिजेंट हो तो आपका बच्चा भी काफ़ी इंटेलिजेंट होगा, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, समझ लो 80 से 90% चांसेस है। लेकिन कुछ चांसेस ऐसे भी हैं, 5 से 10% चांसेस ये भी हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ गलत मेडिसिन खा ली, गलत डॉक्टर के पास चले गए, आपकी हेल्थ वो टाइम पे ठीक नहीं थी जब प्रेगनेंसी के टाइम था, या प्लानिंग के टाइम पे, तो कुछ भी ऐसा नेचुरल भी हो सकता है, एक मिस्टेक की वजह से भी हो सकता है। उसको नेचर में ही काउंट करते हैं। एक आप हो गए, एक नेचर हो गई, तो नेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इनकी थियरी इसलिए रिजेक्ट कर दी गई कि उन्होंने ये बोला था कि भाई एक के कैरेक्टर है वो दूसरे में आ जाएंगे, तो ये इन्होंने यहाँ पर लेकिन प्रूफ कर दिया
बहुत जनने की नहीं, ऐसा नहीं होता है कि क्विकली ट्रांसफ़र नहीं होते हैं कैरेक्टर। तो सही बात भी एकदम क्विकली भी नहीं होते हैं, क्योंकि स्लो होते हैं। एक जनरेशन की दूसरी जनरेशन में एकदम सेम आ जाएंगे ऐसा नहीं है। वही कैरेक्टर आएंगे जो लॉन्ग था। अभी जो जिराफ लंबी हो चुकी हैं, अभी आपको मालूम है जिराफ ना जाने कितने सालों से हम देख रहे हैं लंबे, तो उनके जो बच्चे होंगे ऑब्वियसली वो लंबे ही होंगे, वो छोटे नहीं हो सकते। छोटे होंगे, धीरे धीरे ग्रोथ करते करते वैसे ही बनेंगे वो। ये स्लो चेंजेस होते हैं स्टार्टिंग से, कि 4 पाँव के एनिमल थे तो धीरे धीरे गर्दन लंबी, एक ही बार में डायरेक्ट 6 फुट की नहीं होगी, पहले हुई रहेगी आधे फुट की, ऐसा स्लो 1 इंच 2 इंच ऐसा बढ़ता है। तो इतना था यहाँ पर ये लामार्किज्म और डार्विन थियरी। बाकी मैं रिवीजन में और अच्छे से क्लियर कर दूंगा जो मेन है। अब नेक्स्ट वन है, टाइम देख लूँ कितना हो गया, अपने 20 मिनट हो गए। चलो आगे भी लेते हैं। स्पेसिएशन मतलब ये है कि जो नई इतनी स्पीशीज़ आ गई प्लांट्स और एनिमल्स। आप देख सकते हो ना प्लांट्स में कितनी सारी वैरायटीज़ हैं। अगर एक ट्री भी है तो ट्रीज़ के भी इतने सारे वैरायटीज़ हैं, है ना। मैंगो के देखो इतने सारी वैरायटीज़ हैं, तो एनिमल्स की भी ना जाने इतनी सारी वैरायटीज़ हैं, है ना। नंबर ऑफ डाइवर्सिटी आर शोन इन दी वी कैन सी इन दी नेचर। तो बोलते इतने सारे स्पीसीज़ आए कैसे, है ना। ठीक है, बफेलो है तो सारी बफेलो जैसी दिखती हैं सब, लेकिन ये बफेलो के साथ काओ शीप, ये मतलब इतने सारे एनिमल, इतनी वैरायटी कैसे बन गई। तो यहाँ पर ये बताया है इन्होंने कि ये सब कैसे हुआ। ये इसका रीज़न है, बोलते हैं ये कि देखो अभी ऊपर डार्विन ने भी एक्सप्लेन किया था, उनकी थ्योरी एक्सेप्ट हुई थी, तो उन्होंने यही बताया था, ही हैज़ एक्सप्लेन कि आए तो हम कॉमन एंसेस्टर से, जैसे मंकी का मैंने बताया, तो अब मंकी की बहुत सारी वैरायटी दिखेंगी, तो आए तो किसी एक से ही है वो मंकी, कि कोई एक मेन था मंकी के जैसा, उससे थोड़े से कम फीचर होंगे या सेम टू सेम वैसे होंगे, लेकिन उसके बाद बहुत सारी वैरायटी बन गई उसकी। कैसे, क्योंकि जब वो नए बच्चे पैदा होते हैं तो एनिमल है वो मूव करते रहते हैं यहाँ से वहाँ, तो जो अलग इन्वायरमेंट में चला गया उसके अंदर अलग चेंजेस आ गए, जो ठंडी में चला जाएगा उसके अंदर अलग। और भी इतनी एक ही जनरेशन में नहीं होता, और आगे जनरेशन टू जनरेशन वो पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हैं ना। आज देखो जो गाँव के लोग हैं वो कोई किसी के बेटे कहाँ पहुँच गए हैं, इंग्लैंड पहुँच गया, कोई अमेरिका पहुँच गया, कहाँ पहुँच गए। तो ये बहुत क्विकली भी नहीं होता है, टाइम लगता है। उनके आगे और जनरेशन पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगी, जो अमेरिका में पहुँच चुके हैं वो और पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे, वापस भी आ सकते हैं इंडिया अभी तो लेकर ही आ गए थे सबको। बस स्पीसीज़ का मेन जो इसमें है कॉन्सेप्ट वो यही बताया कि आए तो कॉमन एंसेस्टर्स से, लेकिन जब बच्चे पैदा हुए तो वो आगे फिर उनके बच्चे ऐसे करते करते वो इन्वायरमेंट अलग हो गया, एक अलग जोग्राफिकल कंडीशन में चले गए। फिर उनकी अलग फूड, क्योंकि जैसा क्लाइमेट होगा वैसे खाना खाओगे, जैसा अवेलेबल होगा वहाँ पर जो मिलेगा, तो वैसा फूड हैबिट की वजह से फिर जिसकी जैसी रिप्रोडक्शन एबिलिटी थी, बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी जिसकी जैसी होगी, अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग होती है ना। ठंडी में ज़्यादा है, इसलिए सब लोग हनीमून के लिए कहाँ जाते हैं, शिमला तो सबका अलग अलग रहता है, तो उसकी वजह से फिर बोलते हैं जेनेटिक वेरिएशन आना स्टार्ट हो गए। एक कॉमन जेनेटिक होता ही है, लेकिन थोड़े चेंजेस इन्वायरमेंट, फूड हैबिट्स, एक्टिविटीज़ की वजह से चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं। तो बस यही इसमें मेन शो किया है स्पेसिएशन, मेक इट वेरी क्लियर कि इतनी सारी वैरायटी इसलिए आए कॉमन एंसेस्टर से हैं, लेकिन जब आगे ग्रोथ होते होते हम डिफरेंट जोग्राफिकल कंडीशंस पे चले गए, और वहाँ की फूड हैबिट, वहाँ की कैसा इन्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से फिर हम काफ़ी चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ गोरे कुछ काले अलग अलग हो गए, सावले। किसी की बॉडी, किसी को ज़्यादा खाना अवेलेबल हुआ तो ज़्यादा खा के मोटा हो जाएगा, जिसको कम मिला तो पतला रह जाएगा। तो ऐसे चेंजेस आते गए। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ह्यूमन एवोल्यूशन। ये तो हम बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं ह्यूमन एवोल्यूशन। ये पिक्स भी यू हैव सीन नंबर ऑफ टाइम। तो इसी में देखो हम देख सकते हैं जब हम बंदर थे, झाड़ पे चढ़े रहते थे, तो थे कितना 7 करोड़ ईयर्स एगो, 7 करोड़ साल पहले हम अप्रॉक्सीमेटली है ये, तो 7 करोड़ साल पहले हम लोग ऐसे थे। फिर लेकिन उसके बाद धीरे धीरे देखो ग्रोथ हुआ था। अभी ग्रोथ कैसे हुआ और ये कैसे हम लोग जो चेंजेस आ गए इतने, कैसे आ गए ये चेंजेस, जिसको हम ग्रोथ भी बोल सकते हैं ना। एक अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड ग्रोथ भाई। तो ग्रोथ इतनी हो गई, कैसे हो गई? सिंपल, वही डार्विन ने एक्सप्लेन किया। 2 रीज़न है। एक तो नेचर सेलेक्ट करती है कौन सर्वाइव होगा भाई। वैसा फूड आइटम वगैरह सब मिल रही है उनको, जिनको नहीं मिलेंगे मर जाएंगे, जिनको नहीं सूट हुई वो चीज़ें मर जाएंगे, है ना। सडनली अगर आपको खाने की आपकी डाइट टोटली चेंज कर दी जाए, है ना। मंकी जो झाड़ वेड़ पे खाते थे फल वेल, उनको डायरेक्ट ख़त्म, अब जो नीचे मिलेगा वही खाओ, तो कैसे उनको डाइजेस्ट होगा, नहीं होगा, उनके ऑर्गन पे कैसा हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा, वो नेचर डिसाइड कर लेती है। तो ह्यूमन एवोल्यूशन मेन यही बताया है। और इसमें थोड़ा डायनासोर वगैरह की भी बात की गई। 7 करोड़ ईयर्स पहले बोलता है डायनासोर फिनिश हो गए थे। डायनासोर फिनिश हुआ, फिर हमारा चेंजेस आना शुरू हुआ था। इस पूरे में यही दिए
बस ईयर्स वगैरह मेंशन किए हैं जो ऊपर जितना भी लिखा हुआ है, लेकिन आप बस इतना क्लियर कर लो कि ये चेंजेस हमारे अंदर इसलिए आए कि नेचर की वजह से, और दूसरा कि हम सर्वाइवल के लिए लगे थे, नीचे उतरे, आगे आगे ग्रोथ किया, है ना। देखो कितना कितना आज भी सर्वाइवल के लिए क्या क्या कर रहे हैं, कमा कमा के पैसे रखते हैं कि सर्वाइवल ईजी होगा, आगे पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, यही डर लगा रहता था। देखो आगे हालात ऐसे तो करते हैं, इंसान अपने सर्वाइवल के लिए बहुत कुछ करता है। तो यही पूरा इसमें मेंशन किया हुआ है और पूरा दिया है कि कैसे कैसे नियोलिथिक मैन कहाँ पर आए। ज़्यादातर मेंशन यही किया जाता है, जितने भी थोड़ा अफ्रीका में सबसे पहले इनके मिले थे जो फॉसिल्स मिलते हैं, तो क्लियर हुआ था कि मेन अफ्रीका से आए हैं। जो आज भी आप केनिया के देख सकते हो, केनिया के इधर निगरो घूमते रहते हैं, देखे होंगे आई होप तुम लोग ने स्टूडेंट। निगरो के जो लड़के भी हों या लड़कियां भी, जो भी हो, निगरो बाप रे इतने डेंजर दिखते हैं, है ना। नियोलिथिक मैन ही दिखते हैं, हमारे बच्चे डर जाते हैं उनको देख के कि बाप रे कौन है ये। तो बहुत से सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है इधर और कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है इसमें, बस वही है। पोस्चर वगैरह भी सब बताया है, तो वो वही है, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से ही हमने खुद को सर्वाइव करने के लिए अपने अंदर चेंजेस लेकर आए। तो ऐसे ही चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पर 2 और टॉपिक हैं, वो भी मैं ले लेता हूँ। टाइम कितना हो गया, ओके है 4-5 मिनट और। तो ये जर्नी ऑफ ह्यूमन आई होप क्लियर हो गई होगी कैसे हुआ पूरा। फिर भी कुछ डाउट लगता है जस्ट क्वेश्चन पूछो, उसमें लिखने की जरूरत नहीं, मैंने बोला स्पीकर पे, और बस पूछ लो, डाउट क्लियर करो। साइंस पसंद है तो वाई तो निकलना चाहिए। अब आ जाते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। बोलते ब्रेन का कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। देखो ब्रेन का डेवलपमेंट आपका होना शुरू हो जाएगा एक बार आपका खाने का बंदोबस्त हो गया, और कितना खा पाओगे, है ना। क्योंकि हम थोड़े तो ह्यूमन बीइंग के जैसे बन गए थे, इतना बड़ा एनिमल की तरह तो नहीं है बफेलो या काऊ की तरह भर भर के खाना, इतना बड़ा पेट फुला लेना, नहीं, उतना सही था। तो उसके बाद आगे दिमाग चलना शुरू होता है ना। जिसको यहाँ पर होमो लिखा है, होमो बोलते थे, बोलते कम से कम 20 लाख साल पहले, बोलते स्किल्ड ह्यूमन डेवलप हो गया था। मतलब वो कुछ बना पा रहे थे, वेपन्स बना पा रहे थे, कुछ ड्राइंग कर पा रहे थे, जैसे अब बच्चे करते हैं ना स्टार्टिंग में, ऐसा रोबोट ही बना देते हैं, किसी का फ़ोटो बनाना है तो अगर तो वो बोलते ब्रेन का ऐसा डेवलपमेंट धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। तो वो क्यों, क्योंकि एक जीन्स बोलता है एक डेवलप हो गया हमारे अंदर होमो, उसकी वजह से होमो सेपियन बोलते हैं। उन्होंने दिमाग ज़्यादा डेवलप किया था। मतलब सिंपल जो जितना हमको समझ में आता है यही है, यहाँ पे लिखा नहीं है वैसे, लेकिन आपको क्लियर, अगर आपका पेट भर गया है, आप सेटिस्फाइड हो, तो आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो। नेक्स्ट लेवल क्या है हमारे पास, है पेट को थोड़े और बढ़ाना है, तो बीमारियाँ आती है, दिमाग बढ़ा सकते हो। तो दिमाग का डेवलपमेंट हुआ, तो स्टार्ट हो गया था, बोलता है 20 लाख ईयर्स पहले ही होमो सेपियन करके एक जीन्स आ गया था, होमो करके, उसकी वजह से हम होमो सेपियन बोलते थे, और ऐसा ग्रोथ हुआ। बोलते हैं चाइना में भी था ये, कुछ ये कंट्रीज़ के नाम लिखे, इंडोनेशिया में भी है। बस फिर ये पीरियड वगैरह दिए हुए हैं कितने कितने साल में हुआ, तो पूरे रीज़न भी नहीं बताते कि क्यों डेवलप किया भाई उसने। तो भाई सर्वाइवल के लिए बोल सकते, लेकिन तो सर्वाइवल तो हो ही रहा था, फिर भी नहीं, सर्वाइवल ही मेन है। आज भी देखो सर्वाइवल के लिए तो कितने इतने कर रहे हैं हम लोग, गांव में प्रॉपर्टी बनाते हैं, यहाँ पर भी बनाते हैं, और पैसे भी रखते हैं, बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, कितना कुछ करते हैं हम लोग सर्वाइवल के लिए। तो बुढ़ापे में सर्वाइवल में प्रॉब्लम नहीं हो जाए, यंग में भी सर्वाइवल ही मेन है। लेकिन यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन कि होमोजीन्स आया था उसकी वजह से, और ये 20 लाख ईयर्स पहले, और कम से कम 15 लाख साल पहले आज के कंपैरिजन में। तो हम लोग थोड़ा सीधा चलना भी स्टार्ट किए थे। कुछ लोग आजकल वापस बैंड हो जाते हैं। सीधा चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, यही हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करता है। आगे एवोल्यूशन ऑफ अपराइट मैन कंटिन्यू इन द डायरेक्शन ऑफ डेवलपिंग इट्स ब्रेन। तो बोलते हो जब ये हम सीधे हो गए ना, तब हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ था। ये याद रखो, जैसे जैसे हमारा पोस्चर सीधा, आज भी देखो ना एनिमल को क्यों अक्ल नहीं है ज़्यादा, क्योंकि उनका ब्रेन जो है, उनकी पोजीशन जो है वो देखो सीधी नहीं है, मंकी की सीधी है। आज भी हमारे से जो थोड़ा बहुत अगर दिमाग मैच होता है तो ये मंकी, गोरिल्ला, इन सब का मैच होता है, क्योंकि वो स्ट्रेट बैठ सकते हैं, और कोई एनिमल जल्दी ऐसा नहीं कर पाता है। डॉग थोड़ा बहुत है दिमाग, क्योंकि वो अलर्ट, और वो भी देखो वो उस पोजीशन में, स्ट्रेट पोजीशन में वो भी आ पाता है, लेकिन वो अलर्टनेस ज़्यादा है उसके अंदर। तो अलर्ट और ये स्ट्रेट पोजीशन ही बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन में भी एक ही चीज़ हमको बताई जाती है कि आप स्ट्रेट रखो, आपकी जो ये रीढ़ की जो हड्डी है, स्पाइन जो है, वो एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और आपका ब्रेन, ये सब एक लाइन में होने चाहिए, तब कुछ कमाल होता है। तब आपका ब्रेन जो है वो काफ़ी अच्छे से डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी बैंड होके मत बैठिए। सिर्फ ये नहीं कि कमर दुखेगी, आपका ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगा, आपको स्ट्रेट ही बैठना है।
बस। तो फिर ये पूरा आगे न्यूमेरिकल्स इन्फॉर्मेशन दी है, 5000 ईयर्स पहले हिस्ट्री में ये मिला, वो आप रीड कर लो, है ना। हड़प्पा वो सब मिले थे, हमको कल्चरल डेवलपमेंट दिखाई दिया था, लिखने आता था लोगों को, घर बनाते थे लोग आज से 5000 10,000 साल पहले, स्मार्ट थे लोग, एग्रीकल्चर कर पाते थे। लास्ट लाइन में वही सब लिखा है। और सबसे पहला जो होशियार आदमी अगर हम बोलेंगे, नेदरथल मैन लिखा है यहाँ पे, बाजू में ही लिखा है, इसको हम बोल सकते हैं ये थे वाइज मैन। इनको मतलब दिमाग आना काफ़ी बेटर हो गए थे, इनका दिमाग काफ़ी अच्छा हो गया था। आप भी देखो, आपको ब्रेन ग्रोथ करना है अपना खुद का और नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो यही है कि आपको स्ट्रेट, चाहे बैठना हो, चाहे चलना हो, स्ट्रेट, चाहे सोना हो, जितना हो सके स्ट्रेट रहो। स्ट्रेट पोजीशन इज़ वेरी गुड। ओके, आई होप। और ये चैप्टर ख़त्म, तो मैं इसका रिवीजन भी जल्दी ले लूँगा। टिल देन बाय बाय।